हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और ये वीडियो आपको बायलिंगुअल मिलेगी, यानी कि इसका जो कंटेंट है, ऑप्शंस हैं एंड क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और अप्रैल मंथ का हमारा कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पीडीएफ है आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो आप हमारे पार्ट 3 वीडियो आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट 3। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपका जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स है, जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं। हमने इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर किया है और ये वीडियो 7 पार्ट में है, यानी कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक है। इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, कंटेंट की, क्वेश्चंस और ऑप्शन भी आपको बायलिंगुअल मिलेंगे सभी कुछ, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी आपका अभी ईएसआई एग्जाम है मेंस का या आरबीआई मेंस एग्जाम है, तो जितने भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछी जाती है, स्पेशली जो ईएसआई का मेंस एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और याद रखिएगा, ये वीडियो जो है वो 7 पार्ट में आई है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक, और मैंने इसको इसमें टॉपिक वाइज कवर किया है। तो कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है हमारी लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की जो वीडियो है अक्टूबर से मार्च तक की। और इस वीडियो का भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये हमारी लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो है, जिसमें भी हमने अक्टूबर से मार्च तक के, अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर किए हैं। और ये वीडियो भी याद रखिएगा टॉपिक वाइज है और बायलिंगुअल है। इसमें भी आपको क्वेश्चन, ऑप्शंस एंड कंटेंट जो है वो बायलिंगुअल मिलेगा। तो ये वीडियो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली जो भी आपका आरबीआई का मेंस एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी एग्जाम्स में। तो आप जरूर देख के जाइए हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो। याद रखिएगा, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले मेंस एग्जाम्स के लिए, जो आपका आरबीआई का मेंस एग्जाम होना है। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन, ऑप्शंस के अलावा कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, कंटेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कंटेंट को भी आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। जिसको जो भी लैंग्वेज सुटेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, आप दोनों में ही पढ़ सकते हैं, जिसको जो भी लैंग्वेज सुटेबल है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय आरबीआई फॉर बैंक्स टू इंप्लीमेंट लोकेबल कैसेट स्वैप इन ऑल देयर एटीएम्स, यानी कि बैंकों को अपने सभी एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट स्वैप लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसेट स्वैप क्या होता है। तो कैसेट जो होती है, एटीएम की बात हो रही है यहाँ पे, तो एटीएम में कैसेट स्वैप में की बात है। तो एटीएम में कैसेट क्या होता है, जिसमें एटीएम का कैश जो रखा जाता है उसको कैसेट बोला जाता है। तो बैंकों में जो है वो कैसेट अवेलेबल रहती है। बैंक में जो कैश से भरी कैसेट होंगी उसको एटीएम में जो खाली कैसेट होगी उसके साथ स्वैप कर लिया जाएगा। यानी कि पहले जो होता था कि एटीएम में कैश डाला जाता था, लेकिन अब क्या ये लागू हो रहा है, ये लागू हो रहा है कि जो कैसेट है, जो कैश से भरा कैसेट है, उसको स्वैप कर लिया जाएगा खाली कैसेट के साथ, और नया कैश से भरा कैसेट उसमें डाल दिया जाएगा, स्वैप कर लिया जाएगा एटीएम में। तो याद रखिएगा, कैसेट स्वैप की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कैसेट स्वैप लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है। तो ये है मार्च 31, 2023, 31 मार्च 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कैसेट स्वैप आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। कैसेट वो है एटीएम के केस में जिसमें कैश रखा जाता है, तो जो खाली कैसेट हो जाएगा उसको नए कैश से भरे हुए कैसेट के साथ स्वैप कर दिया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि जो एटीएम है उसमें कैश जाके भर दिया जाता था, लेकिन अब ये स्वैप सिस्टम लागू हो गया है, कैसेट स्वैप सिस्टम। कब से हो गया है ये? मार्च 31, 2023 द्वारा उसकी निर्धारित समय सीमा तय की है आरबीआई ने। तो याद रखिएगा, बैंकों को अपने सभी एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट स्वैप लागू करने के लिए आरबीआई ने निर्धारित समय सीमा जो है वो 31 मार्च 2023 तय की है। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कंटेंट दिया है
कि भारतीय रिजर्व ने बैंकों को अपने एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, जिसे नकद पुनः प्राप्ति के दौरान 1 वर्ष तक स्वैप किया जा सकता है। ये कंटेंट जो है मैंने आपको हिंदी में दिया है और यही सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा इंग्लिश में, यानी कि द आरबीआई हैज डिलेड द डेडलाइन फॉर बैंक टू यूज लॉकेबल कैसेट्स इन देयर एटीएम्स दैट कैन बी स्वैप्ड ड्यूरिंग कैश रिप्लेसमेंट बाय अ ईयर टिल मार्च 31, 2023। तो ये जो सेम है आपको कंटेंट यहाँ पे, वो सेम कंटेंट आपको मिलेगा इंग्लिश में। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को जरूर पढ़िए। कंटेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंटेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं उनमें से भी कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब भी जो एग्जाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट, उनमें भी कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बैंक में काफी डीप में पूछे जाते हैं। तो अदर जो है वो टॉपिक से अदर जो मैंने आपको इसमें पॉइंट्स दिए हैं वो आप लोग जरूर पढ़िए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the Reserve Bank of India, banks have reported a total fraud of how many crores, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों ने कुल कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी है। तो बैंकों ने कुल 34,097 करोड़, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 34,097, यानी कि 34,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी है रिजर्व बैंक के अनुसार। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर को समाप्त 9 महीनों में 27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 34,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की 96 घटनाएं दर्ज की गई हैं और पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा 13 धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए हैं। ये जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47A के साथ साथ धारा 46 और 51 के तहत आरबीआई के अधिकार के अनुसार जारी किया गया था। तो जो सेम लाइन मैंने आपको हिंदी में बोली है, इसका सेम यहाँ पे इंग्लिश में अवेलेबल है कंटेंट। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा, in the 9 months ending December, 96 incidents of fraud were recorded by 27 scheduled commercial bank and financial institution totaling rupees 34,097 crore. Punjab National Bank had the greatest amount of fraud at rupees 4,820 crore, while the Bank of India had the highest number of fraud at 13. तो याद रखिएगा सेम कंटेंट आपके पास है हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज लॉन्च्ड टैप टू पे फॉर यूपीआई न्यू फंक्शनैलिटी टू ब्रिंग द सीमलेस कन्वीनियंस ऑफ टैप टू पे द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि डैश ने टैप टू पे टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सहज सुविधा लाने के लिए यूपीआई के लिए टैप टू पे नई कार्यक्षमता लॉन्च की है। पूछा गया है किसने की है, तो वो की है गूगल पे ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गूगल पे इज द राइट आंसर। तो गूगल पे ने टैप टू पे टू यूपीआई की सहज सुविधा लाने के लिए नई कार्यक्षमता यूपीआई के लिए टैप टू पे, याद रखिएगा इसका क्या नाम है, यूपीआई के लिए टैप टू पे फॉर यूपीआई। इंग्लिश में इसको पढ़ना इजी रहेगा, इंग्लिश में याद रखिएगा, इसको बोलेंगे टैप टू पे फॉर यूपीआई लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है, तो गूगल पे ने ये लॉन्च किया है और गूगल पे ने टैप टू पे टू यूपीआई की सहज सुविधा लाने के लिए टैप टू पे फॉर यूपीआई लॉन्च की है। यह पहल पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू की गई है। इसी के रिगार्डिंग आपको सेम कंटेंट मिलेगा इंग्लिश में, यानी कि गूगल पे has launched tap to pay UPI new functionality to bring the seamless convenience of tap to pay to UPI. The initiative has been launched in collaboration with Pine Labs. तो याद रखिएगा गूगल पे ने लॉन्च किया है ये, इसका क्या नाम है, इसका नाम है टैप टू पे फॉर यूपीआई। तो यूपीआई की सहज सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है और ये पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं गूगल की। तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, फाउंडेड इन 4 सितंबर 1998। उसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले बता दूं कि अदर जो मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया है पॉइंट्स बाय पॉइंट, इसको आप जरूर पढ़िए। ये मैं आपको हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में बोलती हूँ, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंप्लीमेंटेड द पॉजिटिव पे सिस्टम बीइंग कंपल्सरी फॉर चेक पेमेंट्स वर्थ ₹10 लाख एंड अबव। यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य होने के कारण सकारात्मक वेतन प्रणाली यानी कि पीपीएस लागू की है। पीपीएस का क्या फुल फॉर्म है? पॉजिटिव पे सिस्टम। तो किसने किया है ये पंजाब नेशनल बैंक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम्स को लागू किया है, जो 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य है। यह 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने पीपीएस को लागू किया है और ये जो है 10 लाख रुपए या उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य है। किसके लिए? या तो इसकी लिमिट क्या रखी गई है 10 लाख रुपए या उससे अधिक जो चेक पेमेंट है उसके लिए ये कंपलसरी है। क्या? पॉजिटिव पे सिस्टम जो पंजाब नेशनल बैंक ने लागू किया है। ये 180 मिलियन से अधिक कस्टमर को किसी भी सुरक्षा और खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। सेम कंटेंट अवेलेबल है। Punjab National Bank has implemented the PPS being compulsory for check payments worth ₹10 lakh and above. This is being done as a move to protect its over 180 million customers from any security threats. तो सेम कंटेंट है, लाइन बाय लाइन है, इसको आपने जरूर पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे पॉइंट्स हैं, पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका नाम है यूनियन एनएक्सटी। क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनियन एनएक्सटी इज द राइट आंसर। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश परिव्यय के साथ यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव नाम से अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो जो संभव है ये भी प्रोजेक्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है? संभव। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये संभव जो है ये भी लॉन्च किया है किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और यूनियन एनएक्सटी भी लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो याद रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश परिव्यय के साथ यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव नाम से अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीईओ है राजकिरण राय जी, फाउंडेड 11 नवंबर 1919 इन मुंबई। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ किसी भी बैंक के रिगार्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन भी। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Reserve Bank of India has fixed the limit for ways and means advances for states and union territories at dash। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 800 रुपए अग्रिम यानी कि WMA, क्या फुल फॉर्म इसका? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। WMA की सीमा डैश निर्धारित की है। तो कितनी की है ये पूछा गया है। 47,010 करोड़ रुपए। कितनी की गई है? 47,010 करोड़ रुपीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रिजर्व बैंक ने आर्थिक परिदृश्य में सुधार का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीके और साधन अग्रिम यानी कि WMA को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया है। WMA RBI द्वारा सरकार को प्राप्तियों और भुगतान के बीच किसी भी विसंगति से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए अल्पकालिक ऋण है।
और ये जो सेम कंटेंट है ये आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे द आरबीआई रिड्यूस द WMA फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू ₹47,010 crore फ्रॉम ₹51,560 crore on Friday, citing an improvement in the economic scenario. WMA are short-term loans provided by the RBI to the government to help it deal with and discrimination between recipients and payments. तो ये सेम कंटेंट है। और कोविड-19 को लेकर अनिश्चितता के कारण आरबीआई ने सभी राज्यों के लिए WMA की सीमा बढ़ाकर 51,560 करोड़ रुपए कर दी है और नया WMA 31 मार्च 2022 तक प्रभावी था। सेम कंटेंट अवेलेबल है यार इन इंग्लिश, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और हिंदी में आपको पहले है और इंग्लिश में आपको बाद में ही कंटेंट वाइज जो है वो लाइन बाय लाइन और पॉइंट बाय पॉइंट अवेलेबल है। आप चलेंगे हमारे नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मंथन एंड आइडियाथन, यानी कि निम्नलिखित में से किस नियामक ने हाल ही में मंथन को एक आइडियाथन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने की है ये किया है सेबी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेबी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेबी। तो सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक आइडियाथन लॉन्च करते हुए कहा कि भारत आदर्श रूप से देश भर में व्यक्तियों को बहुत कम लागत पर bespoke समाधान देने के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तैयार है। यानी कि as they launch an ideathon to promote innovation, SEBI chairperson Madhvipuri Buch said that India is ideally positioned to harness technology in the securities market to give bespoke solutions at very low cost to individuals across the कंट्री। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसका है कि माधवीपुरी बुच ने आइडियाथन मंथन की शुरुआत में कहा कि प्रतिभूति बाजार में वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक के कार्यान्वयन ने इसे शामिल सभी पक्षों के लिए जबरदस्त संभावनाएं पेश की हैं। सेम कंटेंट अवेलेबल है इंग्लिश में, आपको देख सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड नंदिनी सीरा समृद्धि, यानी कि नंदिनी सीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इनिशिएटिव विच विल प्रोवाइड ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फॉर द मिल्क प्रोड्यूसर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक पहल की स्थापना की है जो दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन जैसा यहाँ पे बताया गया है कि इनमें से पूछा गया है कि किस स्टेट ने जो नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक है इसकी पहल की इसकी स्थापना की है, किस बैंक ने की है जो सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसर, जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर हैं, दुग्ध उत्पादक जो लोग हैं, दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय यानी कि ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो प्रदान करेगा। कौन? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। इसकी पहल किस राज्य ने की है? तो इसकी पहल की है कर्नाटक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना एक क्रांतिकारी पहल है जो दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा, यानी कि उनको प्रोवाइड करेगा एक ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो लॉन्च किया है। तो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं कि ये पहला ऐसा बैंक है या कर्नाटक पहला ऐसा स्टेट है जिसने दूध यानी कि मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए एक विशेष बैंक स्थापित किया है। तो कर्नाटक बन जाता है दूध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य कह लें या फिर पहला राज्य कह लें। ठीक है, और इस बैंक का क्या नाम है? इसका नाम है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, यानी कि नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक जो कर्नाटक ने इस पहल की स्थापना की है और ये मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए ये बैंक स्थापित किया गया है। और कर्नाटक पहला राज्य है जिसने मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए विशेष बैंक स्थापित करा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, आप इनको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके।
फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई एस्टैब्लिशिंग द नंदिनी सीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इज a revolutionary initiative which will provide greater financial strength for the milk producers. Karnataka is the only state in the country to set up an exclusive bank for milk producer. Union Home Minister Amit Shah launched the logo of the Nandini Sira Samriddhi Sahkari Bank. तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका लोगो लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं काफी ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको लाइन बाय लाइन आई रिपीट इनको जरूर पढ़ना है। इनको लाइन बाय लाइन वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर से ही पढ़ना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। जब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The Manila-based multilateral funding agency ADB has projected the GDP growth rate of Indian economy dash in financial year 23, यानी कि मनीला स्थित मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर डैश का अनुमान लगाया है। तो याद रखिएगा, मैं जीडीपी के क्वेश्चन मैंने आपके इस वीडियो में लिए हैं और जो आने वाले वीडियो हैं उनमें भी मैंने लिए हैं, क्योंकि जीडीपी के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लेने। अभी रिसेंटली आपका आरबीआई का एग्जाम है, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो करंट से ही आएंगे, क्योंकि जो जीडीपी प्रेडिक्शन एजेंसीज हैं वो टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है उनका जीडीपी प्रेडिक्शन। तो अभी जो पूछा जाएगा एग्जाम्स में वो करंट का ही होगा, इसलिए आप लोग करंट के क्वेश्चन देख के, जो भी हमारा करंट वीडियो चल रहा है अप्रैल मंथ का, ये देख के जरूर जाइए। इसी से ही क्वेश्चन आएंगे अगर जीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए तो, क्योंकि जो प्रीवियस मैंने आपको जीडीपी प्रेडिक्शन किया था वो पता नहीं चेंज होता है या नहीं, लेकिन हो भी सकता है। इसलिए आपने अगर जाना है अभी एग्जाम देने तो आप करंट वीडियो देख के जरूर जाइए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मनीला स्थित मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है, तो वो लगाया है 7.5%। कितना लगाया है, 7.5% लगाया है। किसने, एडीबी ने। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एडीबी की। तो एडीबी ने 2022 में दक्षिण एशिया अर्थव्यवस्था के लिए 7% की सामूहिक वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें उपक्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत चालू वित्त वर्ष में 7.5% की वृद्धि के साथ अगले वर्ष 8% तक बढ़ गया है। तो याद रखिएगा कितना है अभी की पूछा गया है, तो वो है 7.5%। सेम कंटेंट है, आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे मिल जाएगा कि एडीबी प्रोजेक्टेड एज 7% कलेक्टिव ग्रोथ फॉर साउथ एशियन इकोनॉमीज इन 2022 विद द sub-region largest economy India growing by 7.5% in the current fiscal year before picking up to 8% the next year। याद रखिएगा सेम कंटेंट आपको मिलेगा, आप नेक्स्ट पॉइंट भी इसके देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एडीबी की। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है इसका मार्लिंग फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मासुगो अस्कावा। कब से है, जनवरी 2020 से हैं ये अभी तक, 17 जनवरी। और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 68 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। और फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस या मार्लिंग फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मासुगो अस्कावा। मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी, कितने इसके सदस्य देश है, वो है 68, यानी कि 68 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। और फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the MD and CEO of DCB बैंक, यानी कि DCB बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसको किया गया है, मुरली एम नटराजन। किसको किया गया है, मुरली एम नटराजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आरबीआई ने डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली एम नटराजन के कार्यकाल में 2 साल की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है 2 साल के लिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है मुरली एम नटराजन। तो इनका जो विस्तारित कार्यकाल है वो 29 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा। और मुरली एम नटराजन अप्रैल 2009 से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि आरबीआई हैज अप्रूव्ड एन एक्सटेंशन इन द टेन्योर
of Murali M. Natarajan as the MD and CEO of DCB Bank for a period of 2 years. His extended term will be applicable from April 29, 2022 to April 28, 2024. Natarajan is serving as the MD and CEO of the bank since April 2009. अदर पॉइंट्स आप देख सकते हैं। डीसीबी बैंक की हम बात कर लें तो डीसीबी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीईओ है मुरली एम नटराजन सिंस 29 अप्रैल 2009 और फाउंडेड इन 1930। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डीसीबी बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन MOU विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अंडर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज, यानी कि CAPSP स्कीम, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के तहत किस बैंक ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने किए हैं? SBI इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI ने CAPSP सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज योजना के माध्यम से BSF कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU किया है। और MOU सेवारत सुरक्षा बलों और रिटायर्ड कर्मियों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों को कई तरह के लाभ प्रदान करेगा। इसी ये जो पॉइंट्स हैं वो इंग्लिश में है। The SBI has tied up a MOU with the BSF to provide solutions for financial security to BSF personnel through the CAPSP scheme. The MOU will offer a bucket of benefits to the serving security forces, retired personnel as well as family pensioners. तो ये पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर देखिए। बात कर लेते हैं SBI की। फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द मर्जर ऑफ HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक व्हाट विल बी द शेयर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स इन द मर्ज्ड एंटिटी, यानी कि HDFC लिमिटेड के HDFC बैंक के साथ विलय के बाद विलय की गई इकाई में सार्वजनिक शेयरधारकों की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो कितनी होगी? 100% होगी। याद रखिएगा कितनी होगी? 100% होगी। तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर मंडल ने HDFC लिमिटेड में HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, HDFC होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ तथा HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड के समामेलन के साथ ही उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के लिए समग्र योजना को मंजूरी दी है और इसके परिणाम स्वरूप यह योजना प्रभावी होगी और सार्वजनिक शेयरधारकों HDFC बैंक के 100% को नियंत्रित करेंगे। याद रखिएगा 100% को ये लोग कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और जबकि मौजूदा HDFC लिमिटेड के शेयरधारकों के पास 41% का स्वामित्व होगा। तो HDFC लिमिटेड के HDFC बैंक के साथ विलय होने के बाद जो विलय की गई इकाई यानी कि यूनिट में सार्वजनिक शेयरधारकों की हिस्सेदारी 100% की होगी। ठीक है, तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के जितने भी शेयर हैं उनकी 100% की हिस्सेदारी होगी। ये पॉइंट्स आपको इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक लिमिटेड अप्रूव्ड ए कंपोजिट स्कीम फॉर द एमलगमेशन ऑफ HDFC इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एंड HDFC होल्डिंग्स लिमिटेड विद एंड इनटू HDFC लिमिटेड एंड HDFC लिमिटेड विद एंड इनटू HDFC बैंक एज वेल एज देयर रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के जो शेयरधारक है उनकी 100% की हिस्सेदारी होगी। एज ए रिजल्ट व्हेन द स्कीम takes effect, public shareholders would control 100% of HDFC Bank, while existing HDFC Limited shareholder will own 41%. अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has adjusted best performing bank in self help group, यानी कि SHG linkage by दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन DNRLM, यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका DAYNRLM द्वारा किस बैंक को स्वयं सहायता समूह SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है?
तो सही आंसर इसका हो जाएगा HDFC बैंक। राइट आंसर क्या है? HDFC बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। किसको? HDFC बैंक को चुना गया है। कौन सा? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक बन गया है HDFC बैंक। तो सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है। HDFC बैंक लिमिटेड हैज बीन एडजस्ड बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM। अदर पॉइंट्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडेड इन अगस्त 1994। CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? HDFC बैंक की। सारे ही इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको बता दिए गए हैं। टैगलाइन क्या है इसका? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज एस्टिमेटेड इंडियाज GDP टू ग्रो एट डैश इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। यानी कि फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की GDP के डैश % बढ़ने का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? 7.4% लगाया है। याद रखिएगा, GDP प्रेडिक्शन के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी आपका रिसेंटली एग्जाम है और अपने करंट वीडियो देख के जरूर जाना है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP को 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। और फिक्की का आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण 3 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। याद रखिएगा, फिक्की के अकॉर्डिंग कितना बढ़ेगा? 7.4%। अदर पॉइंट्स इसी के रिगार्डिंग इंग्लिश में दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज एक्वायर्ड सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस टू फॉर एन अमाउंट ऑफ 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन एन ऑल कैश डील। यानी कि किस बैंक ने ऑल कैश डील में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो लगभग 12,325 करोड़ रुपए के बराबर है अप्रॉक्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। तो सिटी ग्रुप ने घोषणा की कि एक्सिस बैंक एक पूर्ण नकद सौदे में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा। यह लेन देन सिटी बैंक इंडिया में उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों सहित जिसमें खुदरा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता ऋण और धन प्रबंधन शामिल है। यानी कि सिटी ग्रुप हैज अनाउंस्ड द एक्सिस बैंक विल एक्वायरिंग सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस फॉर एन अमाउंट ऑफ 1.6 billion in all cash deal. That this transaction will be including Citibank India's consumer banking business, which include retail banking, credit card, consumer loans and wealth management. तो याद रखिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिटी बैंक की यहाँ पे बात हो रही है कि किस बैंक ने ऑल कैश डील में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो वो किया है एक्सिस बैंक ने। यानी कि एक्सिस बैंक हैज एक्वायर्ड सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस फॉर एन अमाउंट ऑफ 1.6 बिलियन डॉलर इन ऑल कैश डील। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक फाउंडेड इन 3 दिसंबर 1993। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। MD CEO है अमिताभ चौधरी। चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा। और टैगलाइन क्या है इसका? बढ़ती का नाम जिंदगी। किसकी बात है यहाँ पे? एक्सिस बैंक की बात हो रही है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे ही पॉइंट्स मैंने लिए हैं, इनको आपने जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which general insurance company launched India's first industry-based digital customer engagement and rewards program Vault? यानी कि किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम वोल्ट जो है VAULT लॉन्च किया है? तो वो किया है HDFC ERGO। HDFC ERGO इज द राइट आंसर। HDFC ERGO जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना वोल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव पुरस्कार कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम IRDAI के नियामक सैंडबॉक्स के तहत एक नए विचार का परीक्षण करने के लिए प्रयोग है। यही पॉइंट इंग्लिश में देखते हैं कि HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स वोल्ट प्रोग्राम. It is India's first industry-based digital customer engagement and rewards program. This program is an experiment to test a new idea under the regulatory sandbox of IRDAI, यानी कि Insurance Regulatory and Development Authority of India. The testing period will be till 14th of May 2022 and further continuance of the product beyond the testing period will be subject to IRDAI approval. बात कर लेते हैं HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस की। तो इसके सीईओ है रितेश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2002। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद Quick.id to implement digital know your customers video KYC and eKYC for its network across India। तो भारत भर में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर वीडियो KYC और eKYC को लागू करने के लिए किस बैंक ने Quick.id के साथ भागीदारी की है? तो वो की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। याद रखिएगा, Quick.id के साथ भागीदारी की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर वीडियो KYC और eKYC को लागू करने के लिए आईडी के साथ भागीदारी की है। किसके साथ? क्विक आईडी के साथ। यहाँ पे हो जाएगा क्विक आईडी, याद रखिएगा, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्विक आईडी, Quick.id, क्विक आईडी के साथ भागीदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य निर्बाध ऑनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना है। सेम कंटेंट हेयर इन इंग्लिश। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद आईडी टू इंप्लीमेंट डिजिटल नो योर कस्टमर्स वीडियो KYC एंड eKYC फॉर इट्स नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। द एम ऑफ द पार्टनरशिप इज टू ब्रिंग सीमलेस ऑनबोर्डिंग एंड प्रोवाइड एफिशिएंट डिजिटल फैसिलिटीज टू कस्टमर अक्रॉस इंडिया। Quick ID is India's fastest and first ever AI-based fully complement video KYC solution and flagship product by Think360. It has the target to digitize 10 million customers onboarding annually and streamline its end-to-end process. बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो फाउंडेड 21 ऑफ दिसंबर 1911, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO है माधव वेंकट राव और इसका टैगलाइन क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी इंडिया हैज लोवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट रेट ऑफ इंडिया GDP इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू व्हाट परसेंट? यानी कि रेटिंग एजेंसी इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की आर्थिक विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसको कर दिया है 7 to 7.2% कर दिया है इंडिया रेटिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ICRA व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फिस्कल, यानी कि 22-23 फिस्कल। तो ICRA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में वित्तीय वर्ष में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो वो है 7.2% अकॉर्डिंग टू क्या? ICRA के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताया गया है। ये इसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द कस्टमर्स? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है फोन पे के साथ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोन पे इज द राइट आंसर। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट लाइफ
सिक्योर प्लान मैक्स स्मार्ट लाइफ सिक्योर प्लान की शुरुआत की घोषणा की है, जो एक गैर लिंक्ड और गैर भाग लेने वाला व्यक्तिगत शुद्धम जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल रूप से जानकार ग्राहकों के लिए है और ग्राहक 10 करोड़ रुपए तक की बीमा राशि का चयन कर सकते हैं और फोन पे के माध्यम से अपनी नीतियों का नवीकरण करवा सकते हैं। यानी कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड has announced the debut of Max Life Smart Secure Plan Plus plan via the PhonePe app. No linked, no participating individual pure premium life insurance plan aimed at digitally savvy customers. अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Reserve Bank of India (RBI) has issued a framework for geotagging of payment system touch point acceptance infrastructure. Which of the following is not fully owned subsidiary of RBI? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट स्वीकृति बुनियादी ढांचे को जियो टैगिंग के लिए एक रूपरेखा जारी की है। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है? तो याद रखिएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली बीमा कंपनी नहीं है। किसकी बात हो रही है? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो आरबीआई ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट के जियो टैगिंग के लिए रूपरेखा जारी की है। यह ढांचा डिजिटल भुगतान को गहरा करने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक के फोकस का हिस्सा है। यानी कि RBI has released the framework for geotagging of payment system touchpoints. The framework is a part of the central bank focus for deepening digital payments and providing inclusive access to all citizens of the country. तो ये पॉइंट्स आपको अदर पॉइंट्स दिए गए हैं जो आगे फ्रंट पेज में है, फर्स्ट पेज में है, प्रीवियस पेज में सॉरी, वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। लाइन बाय लाइन आप इनको जरूर पढ़िए। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमने अप्रैल मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 जो है यहाँ पे कवर किया है और जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना और जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।